जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आप लोगों की तरफ से इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो मेजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है उस पर एक वीडियो लाया जाए। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर एक वीडियो लेकर। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयूर मोगरे और आज के इस वीडियो में हम जितनी भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रहे हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। सभी नहीं, मेजर अमेंडमेंट जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप है क्या? ये एक ऐसा एजुकेशनल ऐप है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सीएपीएफ की कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए वन पॉइंट सोल्यूशन यहाँ पर एमएम एकेडमी ऐप जो है वो देखने को मिलता है। मतलब इसमें जितने भी कोर्सेस है वो सभी फाउंडेशनल कोर्स की तरह बेसिक से आपको सारे के सारे कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। मतलब एक बार अगर आप ये कोर्स देख लेते हो तो आपको ना ही एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना ही कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। कंप्लीटली आप ये जो वीडियोस है उस पर रिलाय कर सकते हो। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हमारे वीडियोस में से ही आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल बिंदास्त होकर पूरी तरीके से रिलाय कर सकते हो इन वीडियोस पर। और जो पीडीएफ है वो भी काफी यूजर फ्रेंडली है, जिसमें आपको फटाफट रिवीजन जो है वो हो जाती है। मतलब आपको रिवीजन में टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना पड़ता है। नहीं तो किताबें वो देखोगे लाइन 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 लिखी हुई, हाँ यहाँ एकदम कलरफुल पीडीएफ, कलरफुल पढ़ने में मजा आ जाए उस तरह की पीडीएफ आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा जो पर्सनल गाइडेंस है वो भी आपको मिलता है। पर्सनल गाइडेंस मतलब अगर आप 1 साल या 2 साल का लेते हो तो उसमें आपको पर्सनल इंटरेक्शन जो है मेरे साथ करने को मिलता है, जहां पर मैं आपके साथ मिलकर आपकी स्ट्रेटेजी जो है हम तय करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में ही आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके की रहना चाहिए, आप किस तरीके से पढ़ोगे, कैसे हमें सिलेबस कवर करना है, सब कुछ आपका मेरे साथ होता है। जिससे क्या होगा कि कंप्लीटली आपको एक पर्सनल मेंटर की तरह मैं आपके साथ रहूंगा, तो आपको भी एक एनर्जी रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि इतने अफोर्डेबल प्राइजेस पर है। क्योंकि हमारा मोटो है कि हर गांव से हम सितारे निकालेंगे, इसलिए रूरल एरियाज में भी जो एस्पिरेंट्स है, जो इतने हाई प्राइजेस हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के या बाकी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के देखने को मिलते हैं, तो हमने यहाँ पर एकदम ही कम प्राइजेस रखे हैं जिससे कि आप कंप्लीटली अफोर्ड कर सको। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देखने को मिलता है उससे भी कम में यहाँ पर आप 1 साल का लेकर आराम से एंजॉय कर सकते हो, और उसमें पर्सनल गाइडेंस भी मिल रहा है। तो मतलब एकदम ही जबरदस्त आपके लिए डील है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पर। अब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए क्या है, जो अमेंडमेंट्स है ना उसको याद रखने की एक ट्रिक होती है। ट्रिक ये होती है कि आपको कैचिंग वर्ड्स याद रखना पड़ता है। कैचिंग वर्ड्स, बस वो अगर आपने याद रख लिया तो समझ लो आपको अमेंडमेंट जो है वो याद हो गए। और अक्सर पूछते कैसे हैं, पूछते ऐसे कि ये अमेंडमेंट में ये हुआ था, या फिर ये अमेंडमेंट में क्या हुआ था। तो इसीलिए क्या है, मेजर जो अमेंडमेंट्स हो जिसमें कुछ बहुत ही बड़ी चीज हुई है तो वो आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी रट्टा मारने की, जो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट जो है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि स्पेशल प्रोविजन जो है एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस जो उसके लिए हमें देखने को मिलता है। मैं बताऊंगा कैसे आप याद रखोगे। देन उसके बाद 3 मोर ग्राउंड जो है रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये ऐड किए गए। मतलब पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस। यहाँ पर जो वैलिडिटी ऑफ द स्टेट्स मूव टू नेशनलाइज बाय बिजनेस और ट्रेड, ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब कोई भी यहाँ पर बिजनेस जो है उसको नेशनलाइज किया जा सकता है सरकार के द्वारा। और इसमें जो लोग हैं जिनका बिजनेस है जिसको नेशनलाइज किया जा रहा है, या कोई बैंक है जिसको नेशनलाइज किया जा रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट है जिसको नेशनलाइज किया जा रहा है, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि हमारे संविधान के तहत तो मुझे अधिकार मिला हुआ है कि मैं कोई भी बिजनेस जो है वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये यहाँ पर नहीं किया जाएगा। मतलब इसके बलबूते पर ही इनवैलिड जो है वो घोषित नहीं किया जाएगा। एंड 9th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया है। अगर आपने मेरे एमएम एकेडमी ऐप के पॉलिटिकल लेक्चर्स देखे हैं तो 9th शेड्यूल मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि 9th शेड्यूल में क्या है। ऐसे लॉज जो है वो ऐड किए जाते थे जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। मतलब 9th शेड्यूल में जो भी ऐड किया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा, क्योंकि पहले जुडिशरी काफी ज्यादा दखलंदाजी करती थी, है ना, कि ये नहीं होगा, ये लॉ के तहत नहीं है, ये कानून के तहत नहीं है, संविधान के तहत नहीं है, ऐसे। तो उनको डेवलपमेंट तो करनी ही थी, डेवलपमेंट करना था सरकार को, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 9th शेड्यूल लेकर आ गए कि भैया इसमें जो भी डालेंगे जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा। बम डालते जा रहे थे, लॉ बम डालते जा रहे थे। पहले तो नॉर्मल अच्छे डेवलपमेंट वाले, बाद में तो फिर अपने सब जुडिशरी से बचने के लिए फिर जुडिशरी ने बोला आत्तेमाजी सटकली भाऊ आता है बम झालं।
तो ये नहीं चलेगा हमको, इसलिए अब जुडिशियरी रिव्यू जो है उस पर भी लागू होगा 9th शेड्यूल पर। तो ये चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपको कैचिंग वर्ड्स क्या याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको 9th शेड्यूल जो है वो याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, है ना। सबसे पहले जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ही आतुरता थी कि यार जुडिशियल रिव्यू से पहले छुटकारा पा लो, तो पहली अमेंडमेंट में उन्होंने वो लेकर आ गए। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 9th शेड्यूल में लेकर आए तो अलग अलग लॉज जो सरकार को यहाँ पर करने हैं। सरकार को क्या बेसिकली करना है कि नक्सलाइजेशन नक्सलाइजेशन नक्सलाइजेशन, है ना। इमेजिनेशन पे आप सब कुछ याद रख सकते हो। इमेजिन कीजिए यहाँ पर सरकार ने पहले तो जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए एक 9th शेड्यूल लेकर आ गई। अब 9th शेड्यूल में अलग अलग अतरंगी लॉज जो है वो डाल रहे हैं कि हम यहाँ पर किसी का भी बिजनेस जो है नक्सलाइज कर देंगे। याद रखने के लिए याद कीजिए ना, किसी का बिजनेस नक्सलाइज कर देंगे। एंड जो फ्रीडम ऑफ बोल भी नहीं पाओगे भाई साहब, बोल भी नहीं पाओगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम रोक देंगे, हम रोक देंगे। और हाँ, यहाँ पर जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए हम स्पेशल प्रोविजन जो है वो देते रहेंगे। हो गया याद, फर्स्ट में हो गया याद, है ना। ये एक बड़ा कुछ ही ऐसे हैं जो 2-3 लाइन में आपको याद करने हैं, बाकी तो एक एक लाइन के। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 7th अमेंडमेंट एक्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ को याद रखने की जरूरत। 7th अमेंडमेंट एक्ट, 7th अमेंडमेंट एक्ट में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कॉमन हाई कोर्ट जो है उसका प्रोविजन लिया गया। हाई कोर्ट चैप्टर याद कीजिए, उसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि हाई कोर्ट जो है वो हर एक स्टेट के लिए, हर एक राज्य के लिए रहने चाहिए। हमारे पास तो 28 स्टेट्स है, 28 राज्य है, तो क्या 28 हाई कोर्ट हमारे पास है? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि कॉमन हाई कोर्ट का प्रोविजन भी लाया गया, मतलब 2 राज्य मिला के भी एक हाई कोर्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कॉमन हाई कोर्ट्स हमें कहां कहां पर देखने को मिलते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका जवाब जो है वो दोगे, तो इसलिए भूलिए मत, यहाँ पर जवाब जो है आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है अबॉलिशन ऑफ क्लास ए, बी एंड सी एंड डी स्टेट्स। यहाँ पर जो 14 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज है, उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने। पहले कैसा था, पहले अलग अलग इसमें किया गया, क्लास ए, बी, सी, डी में हमें देखने को मिलता था, उसका एबॉलिश। हाँ, अब यहाँ पर 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 6 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज है उसका इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली 7 में क्या किया गया, यहाँ पर जो हाई कोर्ट्स है उनको साथ में मिलाया गया अलग अलग राज्यों से। याद करना काफी आसान है, देखिए कितना आसान है। 7 में क्या किया गया, 7वें अमेंडमेंट में हाई कोर्ट जो उनको साथ में यहाँ पर लाया गया। जब साथ में लाया गया तो स्टेट्स को भी साथ में लाया गया कि भैया यहाँ पर ABCD अलग अलग नहीं, यहाँ पर स्टेट्स सब एक साथ है एंड यूनियन टेरिटरीज है वो भी आ गई, है ना, उसके साथ। तो ये हो गया 7वां अमेंडमेंट, याद हो गया आपको। देन आते हैं हम 9th पर, 9वां अमेंडमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इंडियन टेरिटरी एज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट विद पाकिस्तान एडजस्टमेंट जो है वो किया गया। मतलब यहाँ पर जो इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरूबारी है, बेरूबारी यूनियन वेस्ट बंगाल में, वो यहाँ पर पाकिस्तान को सेशन किया गया। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 9th में। 9 में क्या हुआ, 9 में वो पाकिस्तान बोला बेरूबारी माइन, बेरूबारी माइन, 9 बेरूबारी माइन, बेरूबारी माइन, तो बस उसका हो गया बेरूबारी जो है वो। ठीक है, तो ये हमें 9 में देखने को मिलता है। देन आता है हमारा 10th अमेंडमेंट एक्ट आता है। 10th के तहत हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर दादरा एंड नगर हवेली यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी में इनकॉर्पोरेट किया गया। 10 में क्या हुआ, 10 में क्या हुआ, 10 में यहाँ पर धमाका हुआ। 10 में धमाका हुआ, 10 बस क्या हुआ, यहाँ पर जो दादरा एंड नगर हवेली है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, मतलब और यूनियन टेरिटरी जो उसको इनकॉर्पोरेट किया गया हमारी यूनियन में। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है 12th अमेंडमेंट एक्ट, 12वां अमेंडमेंट एक्ट। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए 10 से लेकर 10, 12, मतलब यहाँ पर जितने भी थे ना, ये सब क्या हुआ, स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी को स्टेट्स, बाकी जो बाकी है उसको यूनियन टेरिटरी। कोई भी राज्य जो है वो यूनियन टेरिटरी में तब्दील नहीं हुआ था जब तक जम्मू एंड कश्मीर को नहीं किया गया। जम्मू एंड कश्मीर ऐसा पहला राज्य था जिसको स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। अब तक ऐसा था कि जो यूनियन टेरिटरी है उसको स्टेट में तब्दील कर रहे हैं, है ना। तो ये हमें देखने को मिला। देन 12वां अगर हम देखते हैं 12th 1962 में आया था, गोवा, दमन एंड दीव, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे यूनियन टेरिटरी में। गोवा, दमन एंड दीव आ गया। ठीक है, तो 12 हमें देखने को मिलता है गोवा, दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर 13 देखने को मिलता है, जिसमें क्या हुआ, जिसमें नागालैंड जो है वो यहाँ पर स्पेशल स्टेटस इसको दे दिया गया अंडर आर्टिकल 371 ए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 13 क्या होगा, कालिया। 13 क्या होगा, कालिया। काला क्या होता है, नाग होता है, नाग। तो यहाँ पर नागालैंड से रिलेटेड समझने के लिए कुछ भी समझे यार, याद रखने के लिए कैसे भी रखो। 13 क्या होगा, कालिया। काला क्या है, नाग है, उसका यहाँ पर स्पेशल स्टेटस जो है उसको दे दिया गया। 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत हमें ये चीज देखने को मिलती है। देन आता है 13 के बाद 14 आता है। 14 में क्या हुआ, पुदुचेरी। यहाँ पर हमने पहले से देखा हुआ, 10 से देखा हुआ है कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी जो है वो यहाँ पर बन रही है। 14 में क्या हुआ, यहाँ पर
14 में क्या हुआ, यहाँ पर पुदुचेरी जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया हमारे यूनियन में। यूनियन टेरिटरी जो है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, इनको यहाँ पर लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर अभी देखने को मिलता है ना, 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर हमें जो लेजिस्लेचर है वो देखने को मिलता है, चीफ मिनिस्टर जो है वो देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं, अभी हमें दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है एट प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है, बराबर है। देन उसके 24th अमेंडमेंट एक्ट आता है, 24वां। इसमें क्या होता है, इसमें आर्टिकल 13 368 जो है यहाँ पर, इसमें डाउट जो है वो रिमूव कर दिए गए, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने चैप्टर देखा हुआ है, फिर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर न्यूमोनिक्स के जरिए मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और न्यूमोनिक्स पे डिपेंडेंट भी मत रहिए आप। ये जो है ना, ये जो चार्ट है, मतलब ये जो पीडीएफ है इसकी, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम चैनल पता है ना, मयूर मोगरे आपको सर्च करना है एंड उस पर फॉलो कर सकते हो। जितनी भी माइंड मैप्स है वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। मतलब काफी हाई यील्डिंग माइंड मैप्स मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी आपको फटाफट, अगर आप एक हफ्ते तक रोज पढ़ते रहोगे ना, आपको सारे अमेंडमेंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। ये जो मेजर अमेंडमेंट्स है, और एक ही इस पे रहेंगे तो अपने आप मतलब मोबाइल में पढ़ पढ़ के याद कर सकते हो। 24th अमेंडमेंट अगर देखते हैं 1971, 13 368 बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें मैंने सारी चीजें आपको आराम से एक्सप्लेन की हुई कि क्या पूरा सारे जो केसेस है, केशवानंद, सारे केसेस जो है वो यहाँ पर हमने देखे हुए हैं। देन उसके बाद आता है 25th का। 25th में यहाँ पर न्यू क्लॉज जो है वो हमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 31C जो है कॉन्स्टिट्यूशन को। अब यहाँ पर जो है आर्टिकल 31A B C ये भी सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है आपको, है ना, हमारे जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है। इवन अगर आपको MM Academy ऐप का अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, फिर भी ये जो आर्टिकल 31A B C है, ये वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, तो इसलिए आप डाल सकते हो आर्टिकल 31A B C बाय मयूर मोगरे, वो आपको वीडियो दिख जाएगा। वीडियो देखिए, काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन की हुई है, इससे रिलेटेड सब कुछ। तो 25th जो है वो हमें ये देखने को मिलता है 31A, ठीक है, 25 31 25 31 25 31, ये देखिए। देन उसके बाद आता है 26। इसमें यहाँ पर क्या हुआ, इसमें यहाँ पर 26, अगर आपने वो मूवी देखी है ना, एक है मूवी, वो बेवड़ा होता है, बेवड़ा क्या करता है, वो एक मैनहोल जो रहता है ना उसके सामने करता रहता है 25 25 25, तो वो आता है यार क्या है, क्या 25 25 क्या कर रहा है, तो मैनहोल में एक एक लोगों को डालते जाता है और वो गिनता है, वो ये गया 26 26। तो यहाँ पर उससे आप याद रखें 26 क्या है, 26 यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर प्राइवेट पर्स है, प्रिविलेजेस है, वो चले गए प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के। क्या था, हमारे यहाँ पर जब आजादी मिली उस टाइम पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको प्रिविलेजेस देते रहते थे, उनको यहाँ पर उनका खर्चा जो है वो मिलते रहता था, वो यहाँ पर बंद कर दिया, वो यहाँ पर एबॉलिश कर दिया, वो यहाँ पर चला गया, खड्डे में चला गया, खड्डे में चला गया। 26 क्या खड्डे में चला गया, क्या जो प्रिंसली स्टेट से राजा है उनका पूरा पैसे का पर्स, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से देखिए याद रखना है, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। 35 अगर हम देखते हैं, 35, तो ये काफी आसान है। 35 वाला अगर हम देखते हैं, स्टेटस जो है ऑफ सिक्किम का, वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड स्टेट से यहाँ पर टर्मिनेट करके सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट जो है उसका दर्जा यहाँ पर, पहले आपको पता होगा सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, देन उसके बाद हमें सिक्किम जो है वो अलग से मिलता है। तो 35 इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, कब, 1974 में। देन उसके बाद आता है 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। देखिए कितना लगातार हमें अमेंडमेंट देखने को मिल रहा है, इससे हमें पता चलता है हमारा संविधान जो है ये रिजिड तो है ना, हमारे संविधान में कोई भी चेंजेस करना है तो स्पेशल मेजोरिटी लगती है, लेकिन इतने सारे अमेंडमेंट देख के हमें यार थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है ना। तो यहाँ पर 36 अगर हम देखते हैं, 35 में क्या हुआ, एसोसिएट स्टेट, 35 में हुआ एसोसिएट स्टेट, 36 में क्या हुआ, फुल फ्लेजेड स्टेट। 35 में क्या हुआ, एसोसिएट स्टेट, 36 में क्या हुआ, फुल फ्लेज स्टेट, 35 में क्या हुआ, एसोसिएट स्टेट, 36 में क्या हुआ, फुल फ्लेज स्टेट। भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे, मेरे को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38th अमेंडमेंट एक्ट अगर हम देखते हैं, 38th अमेंडमेंट 1975, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको ये भी पता रहना चाहिए कि सिनारियो चल क्या रहा है। सिनारियो चल रहा है कि यहाँ पर जो इमरजेंसी है वो लगा दी गई है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो 38th अमेंडमेंट अगर हम देखते हैं 1975, तो एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन डिफरेंट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर उस टाइम पर पहले अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, है ना। तो उसके तहत क्या था कि जो प्रेसिडेंट है, अगर एक कोई इमरजेंसी लगी हुई है, समझ लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के तहत भी और इमरजेंसी जो है साइमल्टेनियस लगाई जाए। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट नॉन जस्टिशिएबल, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो भाई साहब उसके अगेंस्ट में। प्रेसिडेंट ने एक बार डिक्लेयर कर दिया, आप कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है 38th अमेंडमेंट एक्ट के तहत।
मतलब 8 ने क्या कर दिया, गेट खोल दिया। किसका गेट खोल दिया, यहाँ पर इमरजेंसी लगाने के लिए गेट खोल दिया। मतलब बिंदास इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है 42nd। अब 42nd को तो भाई साहब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो ये आपको किसी न्यूमोनिक से याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आपको ये पता रहना ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की उसको थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश की गई। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इसके तहत, है ना, क्योंकि इतना ये हो रहा था कि इमरजेंसी ये सब कुछ चीजें चल रही है। देन यहाँ पर ऐसा था कि यार लोगों को उनकी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना, लोग उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना, उनको बताओ कि अधिकार के साथ साथ तुम्हारी ड्यूटीज भी है, ड्यूटीज डाल दो। ड्यूटीज डाल दी गई। देन यहाँ पर टर्म जो है सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये प्रियम्बल में यहाँ पर ऐड किए गए। तो और थोड़ा डिटेल में अगर हम जाएं तो हमें इतनी सारी चीजें जो है वो होती हुई देखने को मिलती है। जैसे कि प्रियम्बल अगर हम देखते हैं तो वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये यहाँ पर ऐड किए गए। ये अक्सर पूछा जाता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए गए हमारे प्रियम्बल में। देन 7th शेड्यूल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट जो है फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट ट्रांसफर किए गए। क्या है हमारे 7th शेड्यूल में, अलग अलग लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसमें एक्सक्लूसिवली केंद्र सरकार लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है एक्सक्लूसिवली राज्य सरकार लॉज बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट में जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर अधिकार किसका है, राज्य सरकारों का है। तो उनका अधिकार थोड़ा छीनने के लिए यहाँ पर स्टेट लिस्ट में से कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट डाल दिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, है ना, फॉरेस्ट हो गया, वेट्स एंड मेजर्स हो गए, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया। तो ये यहाँ पर किया गया। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए, है ना। यहाँ पर आपको पता होगा रिकमेंडेशन स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा दिए गए थे, तो यहाँ पर ऐड किए गए। देन पार्लियामेंट में अगर हम देखते हैं, प्रेसिडेंट को यहाँ पर कैबिनेट से एडवाइस लेना, मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, बाउंड बना दिया। सेंटर को अलाउ किया कि सेंट्रल फोर्सेज जो है राज्य में डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि जो भी कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन अगर आती है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड तो वो हम कर सकते हैं। देन यहाँ पर स्पेशल डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो है स्पीकर को दिए गए लोकसभा के एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट। पहले तो ऐसा था कि फंडामेंटल राइट जो है ये सर्वश्रेष्ठ है, मतलब जहां फंडामेंटल राइट आ गए डीपीएसपी का कोई खेल ही नहीं, लेकिन यहाँ से वो चेंज कर दिया गया था, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है जो जुडिशियल पावर है हाई कोर्ट की उसे कर्टेल किया गया, मतलब जुडिशियल रिव्यू पावर जो है। देन आर्टिकल 323 एंड 323B पार्ट जो 14A है ये ऐड किया गया, ट्रिब्यूनल्स डीलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, ठीक है। देन यहाँ पर डीपीएसपी अगर हम देखते हैं, नए डीपीएसपी ऐड किए गए जो एग्जिस्टिंग थे उसमें, वो कौन कौन से हैं। तो हमें आर्टिकल 39 देखने को मिला, सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। देन यहाँ पर प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर 39A। देन यहाँ पर सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A। देखिए मैंने जो हमारे लेक्चर्स है पॉलिटी के उसमें मैंने कैसे याद रखना है डीपीएसपी को वो भी बताया हुआ है पूरी ट्रिक के साथ, तो सारे डीपीएसपी आपको उसमें याद हो गए। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ 48A, तो ये ऐड किए गए। ये है 42nd अमेंडमेंट। देन हमें देखने को मिला इसका काउंटर करने के लिए, क्योंकि फिर क्या हुआ, फिर सरकार जो है वो गिर गई, ये खत्म हो गया जो इमरजेंसी है। देन इमरजेंसी ऐसे गवर्नमेंट जो है कुछ भी ऐसा ना करे तो 44th अमेंडमेंट लाया गया, जिससे कि बहुत सारी जो प्रोविजन है 42nd के उसको यहाँ पर रिवर्स कर दिया गया। जैसे कि इसमें हमें देखने को मिलता है कि उसने 39th अमेंडमेंट जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को उसकी पावर ज्यूरिसडिक्शन जो उसे डिप्राइव कर रहा था वो यहाँ पर खत्म कर दिया। डिसाइड डिस्प्यूट कंसर्निंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, मतलब बेसिकली जो कोर्ट है उनकी पावर कर्टेल की थी जुडिशियल रिव्यू के मामले में। देन यहाँ पर जो प्रोविजन है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लाए गए थे कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अपने मर्जी से, आर्टिकल 368 के तहत उसको यहाँ पर रिवर्स किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी जो है रिमूव कर दिया गया लिस्ट से फंडामेंटल राइट के, एंड उसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। देन उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रोक्लेमेशन जो इमरजेंसी का उसके 3 मतलब जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पर इमरजेंसी लगाई गई थी, उसको निकालकर आर्म्ड रेबिलियन जो है वो ला दिया गया, मतलब वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रेबिलियन। देन इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम की जा सकती है अगर रिटर्न एडवाइस जो है वो मिले प्रेसिडेंट को कैबिनेट से। कैबिनेट है यहाँ पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है रिटर्न एडवाइस मिलनी चाहिए राष्ट्रपति को, नहीं तो पहले ऐसा था प्रधानमंत्री ने बोल दिया हो गया। राइट टू मीडिया टू रिपोर्ट फ्रीली एंड विदाउट सेंसरशिप जो है ये हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद आता है अब छोटे छोटे 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें नया 10th शेड्यूल जो है ऐड किया गया। 10th शेड्यूल ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, मतलब आधी सेंचुरी, हाफ सेंचुरी जो है पूरी हो गई थी। देन उसके बाद 52nd इस पर 10th जो ये है वो ऐड किया गया। इसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ हमें देखने को मिलता है।
एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर आपको याद होगा, है ना, तो 1985 में ये आता है। देन उसके बाद हमें 61st अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिलता है। 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें वोटिंग एज जो है उसे डिक्रीज किया गया 21 से 18, 1989 में यह हमें देखने को मिलता है। 61st अमेंडमेंट एक्ट पहले था 21 साल की उम्र के ऊपर जो है वो वोटिंग कर पाएंगे, देन उसके बाद इसे रिड्यूस कर दिया गया, अब 18 साल के ऊपर जो भी है वो वोट कर पाएंगे। तो अब जो वोटिंग वाली जो एक मॉब है वो इंक्रीज हो गया था, है ना, इसलिए यहाँ पर अब इलेक्शन कमीशन जो है बॉडी जो है उसको भी इंक्रीज किया गया। देन उसके बाद 65th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1990 वो हमें देखने को मिलता है। मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन SC ST वो स्टैब्लिश किया गया। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसमें अगर आप देखोगे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एंड 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये यहाँ पर हमें देखने को मिले। तो दिल्ली को एक स्पेशल ये है प्रोविजन है, एंड वहाँ पर हमें जो यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद, वो केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद, वहाँ पर हमें जो चीफ मिनिस्टर है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिलता है 1992। अब 73rd 74th आपको पता होगा पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटी है ना, जिसमें शेड्यूल भी ऐड किया गया, हमारा 11th एंड 12th शेड्यूल ऐड किया गया। तो पंचायती राज डील करता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, एंड 74th जो है वो डील करता है म्यूनिसिपालिटीज से, है ना, इसमें जो है हमारा 12th शेड्यूल ऐड किया गया। हमारे यहाँ पर अभी 12th शेड्यूल जो है वो हमें देखने को मिलता है, टोटल 12 शेड्यूल देखने को मिलता है। देन 86th अमेंडमेंट एक्ट आता है। 86 फिक्स किया गया, क्या फिक्स किया गया, तो एजुकेशन के मामले में चीजें जो है वो फिक्स की गई। 86 क्या फिक्स किया गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है बच्चों को 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब राइट टू एजुकेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एंड नई फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई, क्योंकि 6 to 14 ईयर्स जो है ये यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, तो यहाँ पर जो पेरेंट है उनका यहाँ पर ड्यूटी रहेगी कि वो अपने बच्चों को अगर 6 से 14 वर्ष के हैं तो उनको एजुकेशन जो है वो प्राप्त करने के लिए स्कूल में दाखिला दे। तो ये हमें देखने को मिलता है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। देन आता है 88th अमेंडमेंट एक्ट। 88 अगर हम देखते हैं तो इसमें प्रोविजन जो है सर्विस टैक्स का वो यहाँ पर अंडर 268A कर दिया गया। एंड देन उसके बाद मतलब ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रखिए। देन 97th हमें देखने को मिलता है 2011 का, इसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया। इसमें आप देखोगे तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देन यहाँ पर नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है 43B ऐड किया गया टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना। 97 7 मतलब हेवन होता है, मतलब यहाँ पर हेवन में जा रहे हैं, हम साथ में जा रहे हैं, सभी साथ में जा रहे हैं, है ना, कोऑपरेशन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि सब एक साथ के कोऑपरेटिव रहेंगे तो हम हेवन में जाएंगे, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पार्ट जो है वो भी ऐड किया गया। देन हमें देखने को 99। अब यहाँ से 99, 100, 101, 2, 3, 4 ये तो काफी आसान है याद रखना, मतलब एकदम ही आसान है, ये तो आपको पता ही होगा। 99 मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ये यहाँ पर लाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये बोलकर इसको खारिज कर दिया गया। तो 99 के तहत जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाई गई थी वो अभी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद 2015 में हमें 100th अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिलता है। इसके तहत क्या था, देखिए क्या है कि हमारे भारत में एंड बांग्लादेश, हमको लक्की बांग्लादेश है, इसमें क्या है कुछ एन्क्लेव टेरिटरी थी, मतलब समझ लीजिए बांग्लादेश में ये जो टेरिटरीज है ये बेसिकली इंडिया से बिलोंग करती थी। बांग्लादेश में है कुछ एन्क्लेव टेरिटरी लेकिन वो इंडिया की थी, एंड इंडिया में कुछ एन्क्लेव टेरिटरी थी जो बांग्लादेश की थी। मतलब बेसिकली इसमें पूरा कानून जो है बांग्लादेश का चलता था। तो मोस्टली क्या होता था, यहाँ पर कोई बंदा है चोर है, वो यहाँ से पुलिस से बचने के लिए यहाँ पे घुस गया, है ना, मतलब हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ऐसे घुस गया तो वहाँ पर उसको रूल कानून चलेगा ही नहीं इंडिया का, बांग्लादेश की है। तो क्या किया, यहाँ पर जितनी भी है वो भाई इंडिया को दे दो, यहाँ पर जितनी भी है इंडिया की वो तुम रख लो। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिला 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत। तो यहाँ पर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुई। इसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट शेड्यूल जो है, फर्स्ट शेड्यूल जो हमारे टेरिटरी से बिलोंग करता है उसमें यहाँ पर चेंजेस किए गए। 51 बांग्लादेशी इंक्लेव्स मिले हमें, एंड इंडिया जो है बांग्लादेश ने 111 इंडियन इंक्लेव्स जो है वो उनको मिले, उनको ज्यादा मिली, लेकिन खैर यहाँ पर मसला जो है वो सॉर्ट हो गया। देन आता है 101st अमेंडमेंट एक्ट। इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी काउंसिल ये सब हमें देखने को मिले। देन उसके बाद 102 अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है नेशनल कमीशन और बैकवर्ड क्लास को दिया गया। एनसीबीसी यहाँ पर पहले एनसीबीसी ये सेक्टरी बॉडी थी, देन उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, मतलब नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये हमें संवैधानिक बॉडीज देखने को मिलती है। देन आता है 103rd अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक 10% रिजर्वेशन जो है वो दिया गया। इसमें आर्टिकल 15-16 चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिले। देन 104th अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसके तहत हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो SC STs है, देखिए क्या था,
SC ST जो है उनकी सीट्स रिजर्व रखना, उनके लिए सीट्स रिजर्व रखना, ठीक है, हमारे असेंबलीज में, तो लोकसभा में, असेंबलीज में उनके लिए, मतलब क्या है कि SC ST कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं वो SC ST कैटेगरी से लड़ सकते हैं और वो चुनकर आ सकते हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा था कि हर 10-10 साल में एक्सटेंड करना पड़ता है। तो अभी एक्सटेंशन करना था हाल ही में, तो यहाँ पर एक्सटेंड किया गया 104 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है, एंग्लो इंडियन, उनको रिजर्वेशन मिलता था लोकसभा में भी, असेंबली में भी। तो ये जो है ये खारिज कर दिया गया। अब जो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी है उनको यहाँ पर अब रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो ये किया गया 104 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये सारे अमेंडमेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स अब तक, और किस तरीके से हम इसको रफली याद कर सकते हैं वो भी है। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि PDF लीजिए टेलीग्राम से और उसको रिवाइज करते रहिए बार 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 बार। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।